मीतू, मम्मी के लिए रुकी हो, यहाँ बैठो। अरे यहाँ आके बैठो ना, मम्मी आ जाएंगी। मीतू, हम क्या बोल रहे हैं? अपनी माँ का इंतजार करती 12 साल की मीतू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका इंतजार खत्म होगा अपनी माँ की मौत के इस खौफनाक मंजर के साथ। एक पल के लिए मानो सबकी दुनिया थम सी गई थी और मन में उठा था सवालों का सैलाब। आरती का इतना दर्दनाक अंत, एक आत्महत्या? अगर हाँ तो क्यों, और अगर हत्या तो किसके हाथों और क्यों? घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस भी इन्हीं सवालों से रूबरू हुई और आगे था एक ऐसा जटिल मामला, एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसकी पेचीदगी के बारे में उस वक्त किसी को अंदाजा तक नहीं था। सर, विक्टिम का नाम आरती प्रभाकर है, उम्र 38 साल के आसपास है। इसी स्कूल में काउंसलर है। इसकी 2 बेटियां जो इसी स्कूल में पढ़ती है। फिलहाल मैंने दोनों को घर भेज दिया है। सर, आसपास कहीं भी स्ट्रगल का निशान नहीं है और ना ही कोई वेपन मिला है। सर, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड का केस है। पता करना होगा इस बात का कि प्रभाकर की कहीं सुसाइड टेंडेंसी तो नहीं थी। फैमिली, कलीग्स और फ्रेंड्स सबसे पूछताछ करो। राइट सर। और यहाँ स्कूल में देखो इसके पर्सनल डेस्क के यहाँ कोई लॉकर है क्या? ओके। तलाशी लेनी है। ओके सर, चलो। सर, लैब से पता करो किस चीज की गोलियां हैं। ओके सर। डिप्रेशन में ली जाती हैं ये गोलियां। आरती के पास से मिली, उसके स्कूल से। डिप्रेशन? तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? आरती ने कभी कुछ मेंशन नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। मतलब पहली बार देख रहा हूँ ये गोलियां। तुम्हें कभी लगा नहीं कि आरती टेंशन में, स्ट्रेस्ड है? टेंशन में तो वो हमेशा ही रहती थी सर। क्या है कि वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। स्कूल में फोकस करेगी तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, घर पे ध्यान देगी तो स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़, संभल नहीं पाती। और तो बच्चियों पे तो ध्यान भी नहीं। जो मन में आए वो करो। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप दुखी कम और नाराज ज्यादा थे अपनी बीवी से। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आरती की मौत हुई उस समय तुम कहाँ थे? सर, मुंबई गया था ऑफिस के काम से। सप्ताह में 3 दिन जाना पड़ता है। आप दोनों के बीच का संबंध कैसा था? मतलब कोई झगड़ा वगैरह कभी हुआ? नहीं सर, कभी नहीं। मतलब नॉर्मल था, सब अच्छा था। आपकी बेटियां कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है। रीमा, मीतू, ये पुलिस अंकल आए हैं, आपसे कुछ बात करनी है। रीमा, मीतू, मैंने कुछ कहा? रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। सर, आरती जी स्कूल में काउंसलर थी। वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, इसलिए हमारे बिल्डिंग के लोग भी उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते थे। लेकिन सर, वो खुद सुसाइड कर लेंगे ऐसा बिलीव नहीं होता। सर, घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। रोज रोज की लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। देवेंद्र भाऊ और आरती के बीच में कुछ तो अनबन थी। हाँ साहब, कुछ तो मचमच हुआ था। आरती राय की एक औरत आई थी और बहुत मचमच कर रही थी और बोल रही थी कि उसका पति का आरती राय के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। क्या तुम उस औरत को जानते हो? नहीं साहब, मैं उस औरत को नहीं जानता हूँ। सर, आरती वॉज अ गुड काउंसलर और आजकल स्कूल में काउंसलर होना इतना ज़रूरी हो गया बिकॉज बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सोच भी नहीं सकते आप। आरती मैम के बारे में कुछ जानते हो? आरती मैम इज़ द बेस्ट टीचर। हमेशा हेल्प करती थी। मैं और मेरे दोस्त, हम लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आरती मैम ही हेल्प करती थी। सर, कोई प्रॉब्लम थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर इसके लिए आप सतीश सर से बात क्यों नहीं करते? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ज्यादातर साथ में ही रहते थे। हम बस अच्छे कलीग्स थे, दोस्त थे, सब बातें शेयर किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। आरती आपसे बातें शेयर किया करती थी? कोई ऐसी बात जिससे पता चले कि वो डिप्रेशन का शिकार थी? सर, वैसे स्ट्रेस तो सभी को होता है। वैसे आरती को भी था, काम का, घर का, बच्चों का, लेकिन उसके अलावा उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही। अच्छा, आरती ने कभी अपने पति देवेन के बारे में कुछ बताया? हाँ, देवेन का अक्सर
बाहर जाना उसे खलता था। वो चाहती थी कि देवन के साथ ज़्यादा टाइम बिताए, देवन उसके कामों में मदद करे, बस उसके अलावा तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सर, यहाँ आरती का पति बोलता है कि सब कुछ ठीक है, वहाँ सतीश भी बोल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। सर, दोनों ही अफेयर की बात को डिसमिस कर रहे हैं। सर, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आरती डिप्रेशन की गोलियाँ क्यों लेती है? सर, देवेन और सतीश ज़रूरी है दोनों सच बोल रहे हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एंगल जिसके बारे में सतीश और देवेन दोनों को नहीं पता। राइट सर। आरती के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। सर, आरती प्रभाकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड्स आ गए। फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? यस सर। इस नंबर से आरती प्रभाकर को कई बार मैसेज किए जाते थे। इसका नंबर है? सतीश इनामदार। सर, कहीं सतीश ने ही आरती को सुसाइड के लिए मजबूर तो नहीं किया? सुसाइड नहीं पाटिल, मर्डर। ये देखो, आरती की मौत ऊपर से नीचे गिरने के बाद नहीं हुई, उससे पहले हुई। हेड इंजरी, उसके सर के पिछले हिस्से में इंजरी है, इंटरनल ब्लीडिंग। ऊपर से जब वो नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी थी, उसका जबड़ा टूट गया था, खून निकल रहा था, लेकिन मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है। सर, इसका मतलब आरती को मारने के बाद ऊपर से नीचे फेंका गया। इसका मतलब है कि आरती डिप्रेशन पिल्स ले रही थी। सर, कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? या फिर देवेन, शायद उसे आरती के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसने ही मारा उसे। एक काम करो, देवेन और सतीश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राइट सर। हाँ तो मिस्टर देवेन, उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम मुंबई में थे। जी सर। लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तुम नागपुर में थे। क्या चालू है? झूठ बोला था ना तुमने कि दोस्त हो तुम लोग। रात के 2 बजे फोन कॉल और ये नेक्स्ट डे रात के 1:30 बजे। दोस्त थी ना तुम्हारी, दोस्त को बेवक्त फोन करते हैं रात में। और एग्जैक्टली उन 3 दिनों में जब उसका पति देवेन अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर था। झूठ बोला था मैंने सर। एक्चुअली मैं आरती से प्यार करने लगा था। ये बात मैंने उसे कई बार कही थी, लेकिन उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। गुस्से में तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मेरी फैमिली है, बीवी है, बच्चा है। मैं सिर्फ उसे प्यार करता था। मर्डर मैं सोच भी नहीं सकता सर। हमने तुम्हारे ऑफिस में भी पता किया है, उनका मुंबई में कोई भी काम नहीं चलता है। तुमने वहां भी झूठ बोल के रखा है कि 3 दिन तुम घर से काम करते हो। क्या चालू है? दोनों जगह झूठ बोल रहे हो। बोलता है या फिर अपने तरीके से पूछूं? जी मैं मुंबई में था ही नहीं सर, कभी गया ही नहीं। मैं यही होता हूँ नागपुर में, बस घर पे नहीं रहता हूँ हफ्ते के 3 दिन। मेरी एक दूसरी फैमिली है सर, बीवी है, बेटा है, उन्हें दूसरे फ्लैट पे रखा है रेंट पे। और ये बात आरती को पता थी? जी नहीं सर, वो नहीं जानती। और इसीलिए आरती को रास्ते से हटाने के लिए तुमने मार दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया सर। आरती को मैंने नहीं मारा। मैं तो उसके स्कूल के आसपास भी नहीं गया। आप चाहो तो चेक कर लो। स्कूल जाने की क्या जरूरत है? किसी और को भेजकर भी तो मरवा सकता है ना? नहीं सर, लेकिन मैं सर क्यों मारूं उसे? सर सच कहूं तो आरती के सैलरी पे घर चलता था मेरा। उसकी कमाई से तो पॉसिबल होता था ये सब। दो फैमिली मेंटेन करना। इस वक्त आरती की मौत हुई, तू कहाँ था? मैं 4th फ्लोर के कॉरिडोर में था सर। अकेला था या कोई साथ था तेरे? अकेला था सर। कोई और था वहां जो कंफर्म कर सके? नहीं सर। इसका मतलब तेरे पास कोई चीज नहीं है जो साबित कर सके कि तू टेरेस पे नहीं था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आरती को नहीं मारा है। मैं क्यों मारूं उसे? इनफैक्ट मैं तो आरती के लिए अपनी बीवी वाणी को डिवोर्स देने वाला था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो देवेन से तंग आकर मेरे पास। और तेरी पत्नी जानती थी कि तू आरती से प्यार करता है? यस सर। इसी बात को लेके हमारे बीच में झगड़े भी होते थे। सर, ये देवेन सच बोल रहा है। फोन रिकॉर्ड के हिसाब से देवेन उस दिन नागपुर में ही था। सर, देवेन के पास कत्ल करने का मोटिव है, लेकिन मौका नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेन ने ये काम किसी और से करवाया हो? सतीश के पास मौका भी है और मोटिव भी, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा गवाह नहीं था जो ये साबित कर सके वो टेरेस पे नहीं था, कहीं और था। सर कंफर्म है, आरती की मीटिंग में जाकर जिस औरत ने आरती से झगड़ा किया था वो सतीश की पत्नी वाणी है, और आसपास के लोगों ने भी उसे पहचाना है। वाणी इनामदार, इसने आरती को धमकी भी दी थी। अनिल, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवा, पता करते हैं कि ये कत्ल के वक्त कहाँ है। राइट सर। मैंने कहा था ना रश्मि आंटी,
ये है रश्मि। अरे आंटी क्यों? मम्मी बोलो ना। आज से ओके बेटा। और ये यश है। यश तुम्हारी नई बहन है। से हाय। हाय पापा, और रूम नहीं है? मैं लड़कियों के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। एटलीस्ट पुराने घर में मेरा खुद का रूम तो था। या चैम्प, बी स्पोर्ट। अभी अभी तो घर पे आए और अभी से नाराजगी। सर, आरती प्रभाकर के बारे में एक लीड मिली है। एज ए काउंसलर, आरती प्रभाकर का सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है जिसमें कई लोगों ने उसे मैसेज भी किए। सर, उन मैसेज में एक मैसेज ऐसा भी है जिसमें उसे गालियां भी दी गई। सर, आरती ने वो मैसेज तो डिलीट कर दिए, लेकिन हमने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया जिससे उसे मैसेज भेजे गए। किसका कंप्यूटर? ईशान इनामदार, आरती की स्कूल में ही पढ़ता है। ईशान इनामदार? यस सर, सतीश का बेटा। सर, हो सकता है कि उसे आरती और सतीश के बारे में पता चल गया। चलो अच्छा है, माँ से तो बात करनी थी, माँ और बेटे दोनों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्कूल में जाके ईशान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। राइट सर। ईशान? नो सर, ईशान क्या प्रॉब्लम करेगा? वो तो अच्छा स्टूडेंट है, वो तो कैप्टन भी है फुटबॉल टीम का। अच्छा बेटा, ईशान ने कभी आरती मैम के बारे में कुछ कहा तुमसे? ईशान यूज्ड टू हेट हर। ईशान आरती मैम से हेट क्यों करता? आरती मैम और ईशान के पापा सब साथ में घूमते थे और बातें करते थे, जो ईशान को पसंद ही नहीं था। उस दिन हमारा मैच था दूसरे स्कूल के साथ। जब वापस आए तो आरती मैम के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सर, ईशान था सर। बस निकलने से पहले हमने फाइनल वार्म अप किया था जिसमें ईशान इंजर्ड हो गया था और फिर हम लोग बिना ईशान के ही गए थे मैच खेलने। सर, जिस दिन आरती की मौत हुई उस दिन ईशान स्कूल में ही था। सर, वो मैच खेलने के लिए कहीं जाने वाला था, लेकिन अचानक वो रुक गया। माँ के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। आरती की मौत के वक्त वो भी वहीं। अच्छा है, चलो दोनों से बात करते। ओके सर। हाँ तो ईशान, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर? हाँ, पैर में चोट लगी थी ना तुम्हारे। डॉक्टर के पास नहीं गया था, माइनर इंजरी थी ना, अपने आप ही ठीक हो गई। अपने आप ठीक हो गई या पैर में चोट ही नहीं लगी थी? झूठ बोला था ना तुमने इंजरी के बारे में। मैं झूठ वूठ नहीं बोलती। वो आरती को लगता है कि वो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी। मैं उसके घर भी गई थी उसको समझाने के लिए। देखो आरती, मेरे पति से दूर रहो। जब देखो तब उन पर डोरे डालती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आरती और तुम्हारे पति के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जितने भी कॉल और मैसेजेस गए थे वो तुम्हारे पति सतीश ने उसे किए थे, आरती ने नहीं। हाँ, मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मर्दों को अपनी तरफ खींचना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारे पास और भी बयान है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन आरती मरी उस दिन तुम स्कूल में थी। मैंने आरती मैम को कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैं गेम से बाहर इसलिए निकला क्योंकि वो फाइनल मैच थी। बहुत प्रेशर था मुझ पर गोल मारने का, सबकी उम्मीदें थी मुझ पर और मैं इतना प्रेशर नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने फेक इंजरी की और गेम से बाहर निकल गया। मैं तो ईशान का एक्स्ट्रा टिफिन देने के लिए गई थी। उसका मैच था उस दिन। मैंने सोचा मैच के बाद उसे भूख लगेगी तो खा लेगा। सर, या तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीतू, मीतू, मीतू। स्कूल स्टाफ तो पहले से ही कोशिश कर चुका था, फिर भी हमारे साथ मिलकर उन्हें दोबारा ट्राई किया, लेकिन मीतू का ही नहीं मिला। ये कौन है? वो मैंने बताया ना, मेरी दूसरी फैमिली। ये रश्मि है मेरी मिसेस, और ये बेटा ये। मैंने सोचा कि जब सब बाहर आ ही गया है तो क्यों ना इन्हें यहीं, मतलब दूसरा घर। ये सब रहने दो। ये बताओ, कोई कॉल आया था मीतू को लेकर? नहीं सर। मीतू के साथ कुछ हुआ था क्या सुबह? किसी ने डांटा था या ऐसा कुछ भी? पापा प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसे स्कूल में मम्मा की याद आएगी। देखो, ये रोना धोना अब से सब बंद होना चाहिए, समझे? तुम्हें स्कूल जाना होगा, मतलब जाना होगा, समझे तुम? लो पकड़ो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं, वाकई कुछ नहीं हुआ। बस कुछ दिनों से मीतू एकदम अलग बर्ताव करने लगी थी, मतलब अपने में रहती थी, कुछ बात नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी, गुमसुम सी रहती थी। एक्चुअली मैं तो चाहता था कि उसे स्कूल ही ना भेजूं, लेकिन ये स्कूल वाले भी, उन्होंने जिद
उन्होंने कहा कि उसे स्कूल भेज दो ताकि उसका मन बहल जाए। देवेन की दूसरी पत्नी का कॉल रिकॉर्ड्स निकल रहा। आरती की मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ, उसी का रास्ता साफ। राइट सर, अब नई फैमिली आसानी से उसके साथ रह सकती है। एग्जैक्टली। अपना एक आदमी यहाँ डिप्लॉय करो। इन केस देवेन को कोई रैंसम कॉल आए तो, और उसे कहना घर और स्कूल के आसपास का जितना भी एरिया छान मारो। और हाँ, स्कूल जाके पूछताछ करो मीतू के गायब होने से पहले उसका बिहेवियर क्या था। और एक बार वहां जाओगे तो रीमा से बात करना, क्योंकि पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहती हो और घर में बाप के डर से शायद कुछ नहीं कर पाई। राइट सर। हमेशा काफी डरी हुई सी रहती थी वो। बड़ी बहन रीमा के बिना तो वो हिलती तक नहीं थी। रीमा काफी ध्यान रखती थी उसका। सर, मैंने खुद मिस्टर प्रभाकर को फ़ोन किया था उन्हें समझाने के लिए। ये एक प्रोफेशनल ओपिनियन है आपके लिए कि आप मीतू को कुछ दिनों के लिए स्कूल ना भेजें। शी इज स्कैर्ड। अगर वो डरी हुई है तो आप लोग क्या कर रहे हो मैडम? हाँ, स्कूल की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? क्या आपने भी सीख लिया है अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना? पर वो नहीं माने। रीमा बेटा, अगर तुम कुछ भी जानती हो तो प्लीज़ हमें बता दो। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे काम की। रिसेंटली मीतू से तुम्हारी कुछ बात हुई? कुछ कहा उसने तुमसे? वो कुछ बात नहीं करती थी, बस आप उसे ढूंढ लीजिए सर। अच्छा, तुम्हारे पापा देवेन, उन्होंने कुछ कहा था मीतू से? कभी डाटा वगैरह कुछ ऐसा? वो स्कूल नहीं आना चाहती थी और पापा उसे यहाँ आने के लिए फोर्स करते थे। That's it। सर, मीतू तो स्कूल आना ही नहीं चाहती थी सर, डर लगता था उसे। उसका फादर जबरदस्ती उसे स्कूल भेजता था। सर, उसकी नई फैमिली, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नई फैमिली और स्कूल के चक्कर में वो घर छोड़कर भाग गई हो? क्योंकि सर अभी तक कोई भी हमें कॉल नहीं आया। सर, किडनैपिंग की कोशिश हो सकती है। ओके सर। हेलो, क्या? सर, कबीर ने मीतू को इस एरिया के आसपास देखा था। मैंने भी इस एरिया के आसपास छानबीन की तो मुझे बैग मिल गई। देखो इसमें क्या है। पिताक्षी प्रभाकर। सिस्टम डिप्लॉय करो यहाँ। फिर से एक बार चप्पा चप्पा छान मारो, एक भी स्पॉट छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। कहाँ थी मीतू? क्या उसका पीछा करते हुए उस आदमी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था? एक तरफ पुलिस मीतू को खोजने में लगी हुई थी और दूसरी तरफ आरती की मौत के मामले में संदिग्धों की सूची बढ़ती चली जा रही थी। देवेन, सतीश, सतीश की पत्नी वानी, ईशान, लेकिन किसी के भी खिलाफ एक सबूत तक नहीं मिल पाया था। हेलो, मैं एसएस हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। पुलिस आपकी बेटी मीतू को एसएस हॉस्पिटल लेकर आई है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। डॉक्टर, मैं देवेंद्र प्रभाकर, वो मीता की छोटी बेटी है, वो एडमिट है यहाँ पे, फादर। अच्छा, वो जो पुलिस को सड़क पर बेहोश मिली थी? जी सर, वही। तबीयत कैसे है उसकी? कंडीशन स्टेबल है उसकी, शॉक में है वो। अभी इसमें समय लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, बच्ची की फिजिकल रिकवरी तो हो गई है, लेकिन मेंटल रिकवरी में टाइम लगेगा। शायद काउंसलिंग की भी जरूरत पड़े। रेप हुआ है उसका। आपको उसने कभी कुछ बताया नहीं, या घर में कभी किसी और को? क्योंकि ऐसी हालत में बच्चे नॉर्मल बिहेव नहीं करते। सर, मेरी बेटी लापता थी तो कैसे बात? ये रेप अभी नहीं हुआ है, पहले हो चुका है। जो रेप वुंड्स हैं, जो घाव हैं, वो काफी पुराने हैं। मीतू, क्या करें? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने दो उसे। जाओ बाहर जाओ रीमा। मार्टिन सर, मीतू के कपड़े, अंडरगारमेंट्स सारे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। होपफुली सीमेंट स्टेन मिलना चाहिए। और स्कूल में जाकर पूछताछ करो, सबको स्क्रूटनाइज करो।
कलीग, स्टाफ, स्टूडेंट, सबको, कोई छूट नहीं। राइट सर। आरती की आत्महत्या से शुरू हुई जांच उसकी हत्या में तब्दील होकर अब एक और अपराध से जुड़ चुकी थी, मीतू का बलात्कार। जहां आरती की हत्या की जांच सबूतों के अभाव में थम सी गई थी, वहीं मीतू के साथ एक नहीं बल्कि बार बार हुए बलात्कार ने पुलिस और इस केस से जुड़े अन्य लोगों को चौंका दिया था। इस घिनौने बलात्कार की वजह से 12 साल की मीतू असीमित मानसिक और शारीरिक पीड़ा महसूस कर रही थी। वो लगातार तनाव सह रही थी और बदकिस्मती से ना तो वो इसके बारे में किसी को बता पाई और ना ही उसके माता पिता को इस बात की भनक थी। वो तो गुड स्टूडेंट है, कभी कोई टीचर ने पनिश नहीं किया उसको। पहले तो वो काफी एक्टिव थी, फिर धीरे धीरे चुप चुप सी रहने लगी। सर आई थिंक घर में पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शायद इसलिए आरती डिप्रेशन में रहती थी और उसका असर बच्ची पर तो होता ही होगा, शायद इसीलिए मीतू भी डिप्रेशन में आ गई थी। निधि, आप नीतू की बेस्ट फ्रेंड हो ना? अच्छा, आपको पता है कि मीतू को किसी से डर लगता था? उसके पापा से। पापा के अलावा बेटा और किसी का नाम बताया मीतू ने? सीक्रेट फ्रेंड। बेटा डरो मत, किसका नाम बता रहे थे आप? उसका एक सीक्रेट फ्रेंड था, मुझे उसका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन वो बॉय ही है। मीतू उसे बोलती थी कि वो स्पेशल फ्रेंड है। वो मीतू के लिए गिफ्ट्स लाता था, सबसे मस्त गिफ्ट्स। अब आपने देखा है कभी उसे? नहीं। स्पेशल फ्रेंड? हाँ सर, लेकिन कोई नहीं जानता कि स्पेशल फ्रेंड कौन है। लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं एक गिफ्ट का लालच देकर मीतू का रेप तो नहीं करता था? पटेल, इस गिफ्ट के जरिए हम रेपिस्ट तक पहुंचे। राइट सर। सर, सारे नए किसके हैं ये? ये सारी चीजें मीतू की नहीं है। मीतू हर बार पापा से ये सारी चीजें मांगा करती थी, लेकिन पापा ने उसे कभी नहीं दिलाई थी। जितने भी गिफ्ट्स हैं एनालिसिस के लिए जब्त कर लो। राइट सर। क्या मांगा था तुमने मुझसे? मामूली से कलर्स, खिलौने, और मैं मना करता चला गया। काश मैंने ये मना नहीं किया होता बेटा। I'm sorry बेटा। माफ कर दो। सर, हर गिफ्ट पे एक स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। इस पे भी वही हाल है। ऐसा लग रहा है नीचे का पोर्शन जानबूझ कर फाड़ के रखा है। एनीवे पाटिल, ये सिंह स्टेशनरी शॉप का पता लग जाए ना, तो पॉसिबिलिटी हमें ये पता चल जाएगा कि इसे खरीदा किसने था। राइट सर। ये सारे गिफ्ट आपकी दुकान के हैं? स्टिकर तो हमारी दुकान का है, ये हमारी दुकान से खरीदा। बता सकते हैं कि किसने खरीदा था? इसे कैसे बता सकते हैं साहब, कितने लोग आते हैं, कितने खरीद के जाते हैं। फिर भी इतने सारे आइटम को एक साथ तो नहीं खरीदता ना, कोई तो रेगुलर कस्टमर होगा ना आपका। हाँ याद आया, अपने इनामदार साहब है ना, उनका बच्चा आता है यहाँ पर, उनका खाता चलता है यहाँ पर। नाम बता सकते हैं उसका? एक मिनट सर। ईशान इनामदार। ईशान इनामदार, सतीश इनामदार का लड़का? हाँ वही, उसके पापा टीचर है ना स्कूल में, उन्हीं का लड़का है। ये तुम्हारा है ना? ये भी तुम्हारा है ना? ये सब तुम्हारे हैं? ये सब मेरे ही हैं और स्कूल में चोरी हुए थे। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स की भी चीजें चोरी होती थी। कोई तो था जो चोरी करता था, पर कब वो नहीं पता। ईशान, एक बात सच बताओ, ये सारे गिफ्ट तूने मीतू को नहीं दिए थे? सर, मैं मीतू को नहीं जानता। I mean, मैं जानता हूँ कि आरती मैम की 2 बेटियां हैं, पर मैं रीमा को जानता हूँ, वो मेरी स्टैंडर्ड में तो है। क्या लगता है सर, ये ईशान सच बोल रहा है? नजर रखो इसमें। आरती से नफरत करता है, उससे मीतू को नुकसान पहुंचाया होगा पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास मोटिव है, अभी स्कूल में था तो मौका भी है।
राइट काम करो, उसके जितने भी दोस्त हैं स्कूल में सबसे पूछताछ कीजिए। ओके सर। घर के अंदर, इस बिल्डिंग और सारे एरिया को स्कैन करो। अगर इनमें से किसी ने मर्डर किया ना तो वो कपड़ा हमें आसपास ही मिलना चाहिए। राइट सर। और सुनो, जितने भी लोग हैं सब पे कड़ी नजर रखो, शायद कोई सबूत मिटाने की भी कोशिश करे। ओके सर। रीमा, इसी चुन्नी से मीतू का गला घोटा गया था ना? जब तुम ये फेंक रही थी ना, हमारे कांस्टेबल ने देख लिया था। बताओ सच क्या है? हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं था, पापा भी नहीं। डिसाइड कर लिया था मैंने, बस पूरी लाइफ मैं उसकी केयर करूंगी। लेकिन हर रात वो बस एक ही बात करती थी, एक ही चीज मांगती थी, इसलिए मैंने मीतू की मदद की। बेहद दुखद और दयनीय अंत सिर्फ मीतू का नहीं, उसके परिवार का। अपने पति की अपेक्षाओं का भार झेलती आरती की दुर्दशा और फिर उसकी हत्या, फिर छोटी बेटी का बलात्कार और उसकी हत्या उसकी अपनी ही बहन के हाथों। कितना भयंकर होगा वो मानसिक और शारीरिक तनाव जिससे बचने के लिए मीतू मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी। मीतू की मौत की जिम्मेदार सिर्फ रीमा नहीं है, बल्कि वो अपराधी है जिसने उसके साथ बलात्कार किया। वो पिता है जिसकी सख्ती ने उसे अजनबियों से तोहफे लेने पर विवश किया। वो सौतेली माँ है जिसने उसे ममता की बजाय उपेक्षा दी। लेकिन कानून के अनुसार मीतू की हत्या रीमा के हाथों हुई। कोर्ट ने रीमा को काउंसलिंग का आदेश दिया है, लेकिन दो सवाल अब भी कायम थे। किसने किया था मीतू के साथ बलात्कार और कौन था आरती का हत्यारा? क्या ये दोनों अपराध वाकई में आपस में जुड़े हुए थे? सर, मीतू के यूनिफॉर्म की फॉरेंसिक रिपोर्ट। पाटिल, स्कूल में डीएनए टेस्ट के लिए सबके ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करवाओ, जल्द से जल्द। ओके सर। हमारे साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है? हम क्या कोई क्रिमिनल है? हो साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं साहब, रेपिस्ट थोड़ी ना है। इवन आई एम नॉट अ क्रिमिनल, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसने भी हमारी स्कूल की छोटी बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया है वो पकड़ा जाए, उसे सजा मिले, समझे? आखिरकार पुलिस ने एक अनोखा पैंतरा अपनाया। सफलता की गारंटी ना होने के बावजूद पुलिस के सामने ये एकमात्र उपाय बचा था, स्कूल में आयोजित एक ब्लड टेस्ट कैंप। जाहिर सी बात थी कि असली गुनहगार किसी भी कीमत पर अपना खून देने से बचने की कोशिश करेगा, और पुलिस बड़ी सतर्कता से इसी घटना का इंतजार कर रही थी। एक मिनट। हाथ दिखा तेरा। हाथ दिखा। ज्यादा होशियार समझता अपने आप को। ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया तूने? तुझे क्या लगा भीड़ में पकड़ नहीं पाएंगे? इतनी छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रो रहा है। अब ये बोल कि आरती को क्यों मारा? नहीं साहब, आरती मैडम को नहीं मारा मैं। तूने ही आरती को मारा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तूने मीतू का रेप किया है, इसलिए तूने आरती को मारा और छत से फेंक दिया। अरे नहीं साहब, मैं काय को मारूंगा आरती मैडम को? आदमी कायर मुझको मारेगा? तुम नहीं बताएगा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। नहीं बताएगा तू? अरे इसको तब तक मारो जब तक ये कबूल ना करे कि इसको आरती को कैसे मारा है। सर, धर्म को बहुत तोड़ा। उसने कबूला है कि इससे पहले उसने 2 और लड़कियों को मोलेस्ट किया था, लेकिन सर आरती के बारे में कुछ नहीं पता। सर मुझे लगता नहीं कि आरती की हत्या में उसका कोई हाथ है। पाटिल, एक मिनट। धर्म का बयान
क्या कहा था उसने? अजीत ने मीतू को पनिश करने के लिए स्टोर रूम में बंद किया था। उसके बाद उसने फिर से उसका रेप किया था। और तुमने बताया था कि तुमने रीमा को एक बार स्टोर रूम के बाहर देखा। यस सर, अजीत ने उसे पनिश किया। स्टोर रूम के बाहर क्या कर रही थी? अजीब नहीं लगता कि छोटी बहन के बाद बड़ी बहन को सेम पनिशमेंट? तो तुमने रीमा को पनिश किया था, लॉक किया था उसे? सर वो ये वो क्या लगा रखा? जवाब दो। हाँ सर, मैंने ही लॉक किया था वो पनिशमेंट देने के लिए। सर उसने होमवर्क ही नहीं किया था 3 बार सर, 3 बार वो होमवर्क ही नहीं किया। और सर पूछो तो बैक आंसरिंग करती थी। सर मीतू अजीत की क्लास को छोड़कर हर क्लास में डिसिप्लिन रहती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन सर वो अजीत की क्लास में ऐसा क्यों करती थी? ताकि वो उसे पनिश कर सके। लेकिन सर कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? मान लो मीतू के रेप के बारे में रीमा को पता हो और उसने ठान लिया था कि रेपिस्ट को पकड़े, लेकिन वो स्पेशल फ्रेंड, वो रेपिस्ट कौन था किसी ने नहीं देखा था। मीतू ने भी नहीं, उसने देखा था कि सिर्फ वो स्टोर रूम, और यही बात उसने रीमा को बताई। और रीमा को ये उम्मीद थी कि जब वो स्टोर रूम में जाएगी वो रेपिस्ट आएगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि रीमा को सब कुछ पता था। रीमा कहाँ है? रीमा कहाँ है? मैं ऊपर है कमरे में। क्या हुआ सर? साहब, अरे साहब क्या हुआ? मीतू का रेप हुआ था। मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि मेरी छोटी बहन का किसी ना एक दिन स्टोर रूम के बाहर से पास होते वक्त मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। क्यों मम्मा ने मीतू को सच छुपाने के लिए कहा? देवेन को मेहनती आरती के प्रति कभी कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। देवेन की निरंतर आलोचनाओं की वजह से आरती डिप्रेशन का शिकार हुई और 2 परिवारों की जिम्मेदारी निभाते देवेन ने आखिरकार एक परिवार को खो दिया। खुद एक काउंसलर होने के बावजूद आरती ने अपनी बेटी के बलात्कार पर पर्दा डालने की कोशिश की। अपनी बेटी की बजाय उसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना ज्यादा बेहतर समझा। आखिर ये सब ना होता तो रीमा का गुस्सा इस तरह से आरती और मीतू की मौत का कारण न बनता। 16 वर्ष की उम्र में रीमा पर एक अपराधी होने की मोहर लग चुकी थी। अपने परिवार में संवेदना, सहानुभूति और प्यार की नींव रखी। परिवार को जोड़ते विश्वास को कायम रखी। बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बने और मिलकर समस्याओं का समाधान निकालें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।